Hello students, this is video number 1 of a new chapter फ्रिक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बात करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक कांटेक्ट फोर्स है। जिस तरह से हम एक कांटेक्ट, जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं पिक्चर में आएगी। ठीक है, तो इट इज अनदर टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। एक कांटेक्ट फोर्स हम नॉर्मल रिएक्शन पढ़ चुके हैं। एक और कांटेक्ट फोर्स के बारे में जो आज हम बात करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि इट इज सेकेंड टाइप ऑफ कांटेक्ट। अभी तक हम फ्रिक्शनलेस सरफेसेस ले रहे थे, ये यहां है आपकी नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के कारण। ठीक है, एक फोर्स है, मान लो हम इसको एक अप्लाइड फोर्स हमने अगर इस तरफ लगाई है, दिस इज अप्लाइड फोर्स, जिसको मैं एफ से रिप्रेजेंट किया करूंगा, याद रखना। ये इधर एक और फोर्स पिक्चर में आती है एक्चुअली प्रैक्टिकली, जिसको हम अभी तक निग्लेक्ट कर रहे थे, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय एफ आर। फ्रिक्शनल फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय एफ आर, वो एफ आर को मैं यहां पे डायग्राम में ऐसे शो कर दूंगा, दिस इज एफ आर। और इन दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेस का रिजल्टेंट इज कॉल्ड द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, इज कॉल्ड द नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। इन दोनों का रिजल्टेंट ये। and the resultant of this net contact force represented by, let इसको R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, रिजल्टेंट है इसलिए मैंने R से किया। इट मेक्स एन एंगल विद द नॉर्मल एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल फाई, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, लेट एंगल थीटा कर लो इसको, this is represented by angle theta and this is called angle of friction. Theta is called angle of friction. Theta is called angle of friction and theta is equal to, आप देखो एक चीज, ठीक है, तो इसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। इसकी डिटेल्स और करेंगे बाद में, अभी आप इसको इतना सा याद रख लो। मैंने आपको ये बताना था यहाँ पे कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है, दिस इज अनदर टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। जिस तरह से नॉर्मल रिएक्शन थी उसी तरह से कॉन्टैक्ट फोर्स भी आएगी, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉम्प्लिकेटेड, अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड एज कंपैरिजन टू नॉर्मल रिएक्शन। इसलिए इसको जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बड़ी क्लियरली, पहली बात यह कि फ्रिक्शनल फोर्स आती क्यों है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। और इसकी क्या कारण रहते हैं उसको थोड़ा सा आइडिया लेना है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है उसके ओरिजिन के बारे में, लेकिन मैं तब भी थोड़ी सी डिटेल आपको दूंगा इसके बारे में। आपको कोई भी दो बॉडीज़ है ना, ऐसे दूर से अगर आप उनको देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि बिल्कुल स्मूथ सरफेसेस उनके कॉन्टैक्ट में हैं। जैसे टेबल के ऊपर बुक पड़ी है तो आपको लगेगा बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, बुक का भी स्मूथ सरफेस है, टेबल का भी, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली अगर उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो उसका इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। किसी भी स्मूथ सरफेस का भी जब माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटे लेवल पे उसको देखा जाएगा तो उसका एक का सरफेस ऐसा होगा, दूसरे का सरफेस थोड़ा सा इस तरह का होगा, इस तरह से। कहीं कहीं पे कांटेक्ट होगा, कहीं कहीं पे, जरूरी नहीं है हर जगह हो। ठीक है, अब इसका अपना कुछ मॉस है। मान लो ये ऊपर कोई चीज पड़ी है किसी चीज के, ठीक है, तो अब आप देखोगे जो इसका अपना फोर्स होगी mg, उसकी वजह से ये पूरी फोर्स इन कांटेक्ट पूरे एरिया उसका कवर नहीं कर पा रहा है। सिर्फ कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे वो सारा का सारा फोर्स कंसंट्रेट हो रही है। और आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं, प्रेशर, एक बात हम जरूर करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया बहुत कम हो गया, हमें तो लग रहा था दूर से देख के कि ये जो पूरी mg फोर्स है वो पूरे कांटेक्ट के लिए, पूरे कांटेक्ट पे है, पूरे सरफेस पे है, लेकिन वो एक्चुअली इसका सिर्फ 10% पोर्शन ऐसा होगा जो कांटेक्ट बना रहा होगा, किसके साथ, दूसरे सरफेस के कुछ पोर्शन के साथ। इसलिए सारी फोर्स यहां कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और प्रेशर आपका बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी लेस, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी लेस। और इस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट लेस होने की वजह से प्रेशर हाई हो गया, और प्रेशर हाई होने की वजह से बुक्स लिखती हैं कि उनमें कोल्ड वेल्ड्स बन जाती हैं। वेल्डिंग होती है ना, कोल्ड वेल्ड
क्योंकि हमने हीट तो किया नहीं, तो कोल्ड वेल्ड हो जाते हैं, जिसको ओवरकम करना ही फ्रिक्शन होती है। इन्हीं कोल्ड वेल्ड्स को ओवरकम करने को ही हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इतना इनफ है आपके लिए, जितना मैंने बताया, इससे ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे डिटेल्स की कोई कमी नहीं है, डिटेल्स बहुत हैं इसमें भी, लेकिन हमने बात करनी है जितनी हमारे साथ हमें जिसकी ज़रूरत है। हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स के वो कैसे लगती है उसके ऊपर अब ज़्यादा बात होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। दो तरह की फ्रिक्शन के बारे में हमने पढ़ना है। वन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, अदर इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स कब पिक्चर में आती है? जब रिलेटिव मोशन होगी, या होगी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, या रिलेटिव मोशन होगी। मतलब जरूरी नहीं है कि मोशन होना जरूरी है। आप किसी एक हैवी बॉक्स को पुश कर रहे हो, ध्यान देना, आप किसी एक हैवी बॉक्स को पुश कर रहे हो और वो हिल नहीं रहा, वो रेस्ट पे ही रहा, तुम्हारे में इतनी जोर ही नहीं है, मान लो कि तुम उसको पुश कर पा रहे हो, ठीक है, तो तुम उसको पुश कर नहीं सक रहे, वो हिल नहीं रहा, उसने बिल्कुल मूवमेंट शो नहीं की, तो क्या क्यों नहीं शो की? फ्रिक्शन इज देयर, फ्रिक्शन इज देयर। तुम ऐसे बोलते होगे अपनी लैंग्वेज में, वो बहुत हैवी है, ऐसे नहीं चलेगा। हैवी तो उठाने के लिए वर्ड यूज किया जाता है। जब वो मूव नहीं कर पा रहा तो उसको मूवमेंट रोकने में कौन तो आपकी लेकिन कोशिश तो है ना उसको मूव करने की। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन को जो रोकता है या मोशन को जो अपोज करता है उसको फ्रिक्शन कहते हैं। और कौन सी मोशन? रिलेटिव मोशन, माइंड इट। रिलेटिव मोशन की क्यों बात कर रहा हूं मैं? इसलिए बात कर रहा हूं कि जैसे मैं आपको बताता हूं रिलेटिव मोशन की क्यों बात कर रहा हूं, आप जरा ध्यान देना। जब फ्रिक्शनल फोर्स किसी मूव करती हुई बॉडी पे लगे तो उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, जो ऑलरेडी मोशन में हो। और जो ऐसी फ्रिक्शन जो स्टैटिक बॉडी पे लगे उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। मैं आपको बताता हूं सिंपल एग्जांपल। एक आपका ये सरफेस है, आपका फ्लोर है मान लो रूम का, और उसके ऊपर एक हैवी बॉक्स पड़ा है, हैवी, बहुत हैवी बॉक्स, ठीक है, बहुत हैवी बॉक्स पड़ा है। तुमने उसको पुश किया, फोर्स लगाई, फोर्स लगाई, फोर्स लगाई, लेकिन वो हिला नहीं, बिल्कुल नहीं मूवमेंट शो की उसने मूवमेंट शो नहीं की। तो इसका मतलब क्या? कौन सी फ्रिक्शन पिक्चर में आएगी? स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, एक और बात, ये फ्लोर पे एक बॉक्स पड़ा है, समझना इन बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। फ्रिक्शनल फोर्स अंडरस्टैंड करना इतना आसान काम नहीं है, मैं पहले बताता हूँ, थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक बार दिमाग में बैठ जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बॉडी, एक जैसे आपके रूम में एक टेबल है, टेबल के ऊपर आपकी बुक पड़ी है, और बुक ऐसे पड़ी है, आपने कोई उसको टेंडेंसी भी नहीं की, आपने उसको कोशिश भी नहीं की पुश करने की, तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स पिक्चर में है? नो, नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। समझ आई बात? फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे नहीं है। वैसे भी एक बात याद रखनी है, फोर्स को भूलना नहीं है। फोर्स है क्या चीज? फोर्स जो तुम अपनी डे टू डे लैंग्वेज में सोचते थे या सुनते थे, पुश और पुल, ये सब ऐसे नहीं पढ़ना है फोर्स को। फोर्स तब आएगी पिक्चर में अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन जरूर होगी, अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन जरूर होगी। तो अगर तू कोई मेरे साथ ये क्लेम करे कि मेरी टेबल पे बुक पड़ी है सर, लेकिन फ्रिक्शन तो होगी यार, कांटेक्ट है तो फ्रिक्शन तो होगी, तो मैं बोलूंगा नहीं है भाई। अगर फ्रिक्शन होगी तो फिर उसने एक्सेलरेशन कहां दी तुम्हें? फिर उस एक्सेलरेशन को खत्म कैसे किया तुमने? समझ आई बात? जैसे मैंने आपको अभी बोला कि यहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन मेरे को कोई एक्सेलरेशन दिखाई नहीं दे रही। जैसे मैंने इस बॉडी की बात कर रहा हूं, इस बॉडी में मैंने फोर्स लगाई, लेकिन मूवमेंट नहीं हुई, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? यार ये कैसे हो सकता है? मैं फोर्स लगाता हूं, न्यूटन ने तो मुझे सिखाया था, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने तो बोला था कि अगर फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन पक्का होगी, एक्सेलरेशन होगी तो रेस्ट वाली चीज तो मूवमेंट में आनी चाहिए थी, तो रेस्ट वाली चीज मूवमेंट में नहीं आ रही। क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ तुम्हारी इस फोर्स को कोई खत्म कर रहा है, और इस फोर्स को जो खत्म कर रहा है उसका नाम क्या है? वो यहां से कोई हिडन फोर्स है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। और उसकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी, किससे? मोशन से ना, रिलेटिव मोशन से या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन से। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज माइंड इट, प्लीज माइंड इट। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। क्या? कि अगर एक बॉक्स है टेबल पे पड़ा हुआ, मैं अगर उसको पुश कर रहा हूं, और मोशन नहीं हो रही, तो क्या फ्रिक्शन है। लेकिन अगर मैं उसको पुश ही नहीं कर रहा हूं, मैं कोशिश भी नहीं कर रहा हूं कि वो चले, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स पिक्चर में है? नो,
आर्ग्यूमेंट कोई पूछे कि कैसे ये कैसे पॉसिबल है यार, तो तुमने बोलना है अगर भाई न्यूटन के लॉ को तुम मानते हो तो मुझे एक बात बताओ, अगर एक टेबल पे बॉडी पड़ी हुई, अगर 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 उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है तो वो फोर्स कर क्या रही है? क्योंकि फोर्स का तो काम है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना, तो फिर वो फोर्स क्या कर रही है? यहां पे मैंने आपको अभी बताया, ये जो मैं अभी फोर्स की बात कर रहा हूं, यहां ये फोर्स मैं लगा रहा हूं और मुझे इसका इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं घबरा रहा हूं भाई, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसका इफेक्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मुझे तो सिखाया गया कि भाई कि फोर्स है जो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, तो ये एक्सेलरेशन क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रही यहां? तो एक्सेलरेशन क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रही जबकि वो सरफेस तुमने किसी के साथ चिपका के भी नहीं रखा है, बड़ी बड़ी हैवी, जैसे कोई आप अलमीरा ले लो जो फ्लोर के साथ तुमने कोई उसमें कील कूल डाल के उसको चिपकाया नहीं हुआ उसके साथ, उसको मतलब उसके साथ बांध के नहीं रखा हुआ, तो बांध के नहीं रखा हुआ तब भी तुम फोर्स लगा रहे हो यार, वो चल क्यों नहीं रहा आगे? क्यों नहीं चल रहा फ्रिक्शनल फोर्स? क्यों नहीं चल रहा? रेस्ट वाली चीज रेस्ट में ही क्यों है जब फोर्स है? तो बातें समझनी है, ये हमारा सारा लिंक था। न्यूटन के लॉ ने हमें फ्रिक्शन के बारे में सिखाया। कैसे? कि भाई मैंने फोर्स लगाई और बॉडी नहीं चली आगे। जब बॉडी नहीं चली आगे तो मुझे क्या पता चला? जब बॉडी आगे नहीं चल रही तो मुझे क्या पता चला? मुझे ये पता चला कि भाई अगर बॉडी आगे नहीं चल रही तो इसका मतलब मैं जो फोर्स लगा रहा हूं उसने तो एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस नहीं की। तो फिर मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? एक तो दिमाग में आना चाहिए कि न्यूटन बकवास कर रहा था, तो ऐसा तो है नहीं, न्यूटन को तो हम मान नहीं सकते कि वो ऐसा बोल रहा था, उसको तो तुम पहले से लॉ मान चुके हो। तो फिर तुम्हें समझ आया कोई एक ऐसी हिडन फोर्स है जो तुम्हारी अप्लाइड फोर्स को नेट फोर्स जीरो कर रही है, बिकॉज नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स तुम्हें दिखाई दे रही है पक्का एक फोर्स है कोई छुपी हुई जो तुम्हारी इस फोर्स को जीरो कर रही है, जिसकी वजह से तुम्हारे को एक्सेलरेशन नहीं मिल रही। ये बातें अंडरस्टैंड करोगे तो चलेगा फिजिक्स का काम, ठीक है? दिस इज मैकेनिक्स, दिस इज मैकेनिक्स। न्यूटन के लॉ के सपोर्ट से हमने सब फ्रिक्शन को भी अंडरस्टैंड किया। तो पहली बात, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में मुझे क्या करनी थी आपके साथ? मुझे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में आपके साथ ये बात करनी थी, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में ये बात करनी थी कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब और काइनेटिक फ्रिक्शन कब, और कब फ्रिक्शन नहीं। कब फ्रिक्शन नहीं, जैसे मैंने ये अभी ये डायग्राम बनाई है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, बिल्कुल प्लेन, इंक्लाइंड नहीं है प्लीज, ठीक है? ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है और इसके ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, कोई बंदा इस पे फोर्स नहीं लगा रहा, कोई कुछ नहीं लग रहा, ठीक है? इसको मोशन देने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, तो इधर फ्रिक्शन जीरो है, क्योंकि टेंडेंसी ऑफ मोशन भी नहीं है, इंटेंशन भी नहीं है तुम्हारी इसको मूव करने की, तो इसलिए ये जीरो है, फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो। हमें कैसे? एफ इक्वल टू जीरो नहीं, यहां लिखो एफ आर इक्वल टू जीरो, ठीक है? फिर हम आए यहां, ठीक है? यहां आए इस वाले केस में, इस वाले केस में स्टैटिक फ्रिक्शन है। एक और केस बना लो, एक और केस बना लो, ये यहां बना लेते हैं जगह में, ठीक है? यहां बनाया, एक बॉडी है जो 4 मीटर पर सेकेंड से चल रही है इधर, अगर ये चल रही है तो कौन सी फ्रिक्शन? वो तो सिंपल हो गया ना, ये चल रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक दो एग्जांपल और देता हूं आपको, पहले ये नोट कर लो। आप एक चीज और देखो, ये एक बॉडी, इसके ऊपर एक और बॉडी, ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, ठीक है? दे आर ऑन सम सरफेस, मैं इस ए बॉडी को चला रहा हूं, ठीक है? इसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। इसके ऊपर ये बी बॉडी है जो जिसकी मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। दोनों की 6 मीटर है, मतलब जैसे एक टेबल के ऊपर बुक पड़ी है, तुम टेबल को धक्का मार रहे हो, बुक हिल नहीं रही, बड़ी बार देखा होगा तुमने। तो टेबल और बुक दोनों सेम वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं, बड़ी बार देखा होगा। तुम टेबल के ऊपर बुक रखी है, कोई हैवी बुक रखी है, कोई हैवी बॉक्स रखा है, तुम टेबल को धक्का मार रहे हो, बॉक्स को कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो मैं बोलूंगा दोनों जो हैं वो सेम स्पीड से चल रहे हैं, जैसे ये एग्जांपल है। अब जब ये एग्जांपल है तो मैं बोलूंगा यहां पे ए और बी के बीच में क्या कोई फ्रिक्शन है? बिल्कुल है। कौन सी फ्रिक्शन है? स्टैटिक, स्टैटिक, वो काइनेटिक नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन, बिल्कुल स्टैटिक फ्रिक्शन। ग्राउंड और ए के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कौन सी है? काइनेटिक। जब आपने देखना था ए और बी की फ्रिक्शन तो आपने क्या देखा? आप पहले बताओ, क्या ए और बी के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है,
क्योंकि ये जो अगर आप देखोगे, जब आप टेबल को धक्का मारते हो और बुक उसके ऊपर है, तो मान लो वो हिली, तो किस तरफ हिलती है? उल्टी तरफ। तो इस बी उल्टी तरफ जाती है कि नहीं? अगर आप बॉक्स को, ये टेबल पे ये बुक पड़ी है, ठीक है, आप टेबल को धक्का मार रहे हो, इसको धक्का मारा आपने, ठीक है, तो बुक नहीं हिल रही, ठीक है, लेकिन आपने और तेजी से लेके गए, तो ये पीछे की तरफ आएगा। कहां आएगा? पीछे की तरफ आएगा। पीछे की तरफ आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स इस पे यहां लगेगी। किस पे? बी पे। ये बी की फ्रिक्शनल फोर्स बनाई मैंने, जो रेड में बनाई है, और एक ब्लू में बनाने लगा हूं जो मैं ए की फ्रिक्शनल फोर्स बनाऊंगा। दोनों फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी हैं? स्टैटिक, स्टैटिक, स्टैटिक। देखो, इक्वल एंड अपोजिट, एफएस दोनों बराबर होंगे। जो ए बी पे लगाएगा वही बी ए पे लगाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ये भी बात समझ लो। अब फिर एक ए और ग्राउंड के बीच में भी होगी, लेकिन वो कौन सी होगी? काइनेटिक। इन दोनों के बीच में स्टैटिक क्यों आएगी? बिकॉज ए विद रिस्पेक्ट टू बी वेलोसिटी जीरो है। लेकिन क्या फ्रिक्शन है? बिल्कुल है। आप बोलोगे सर फोर्स तो लग नहीं रही, आप तो हिला सिर्फ ए को रहे हो। आप, मैंने अभी एग्जांपल दी ना कैसी वाली, कि आप सिर्फ किसको धक्का मार रहे हो? ए को। तो मैंने आपको बोला बुक अगर टेबल के ऊपर पड़ी है, जब तुम टेबल को धक्का मारते हो तो बुक पहले नहीं हिल रही, तुमने और तेजी से धक्का मारा, तो क्या बुक पीछे की तरफ आती है कि नहीं आती? उल्टी तरफ आती है, आपकी तरफ आएगी अगर आप पुश कर रहे हो टेबल को। तो यानी कि उसके ऊपर फोर्स कौन सी लगती है? उल्टी। तो यहां अगर इस तरफ की तरफ फोर्स किस तरफ लग रही है? फोर्स कहां लग रही है इसकी? ये मतलब मान लो ये फोर्स लगाई थी मैंने ए को पुश कर रहा था जब, जिसकी वजह से वो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला था। बी अभी लेकिन हिला नहीं है, बी हिला नहीं है लेकिन हिलना चाहता है। किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगा रहे हो उससे उल्टा। तुम तो ए कहां जा रहा है? इधर, ठीक है। जाना कहां चाहता है? बी, उल्टा। जाना उल्टा जाता तो फ्रिक्शन इधर लगेगी। ये समझ लो बात को। इंटरेस्टिंग है, डिफिकल्ट लग सकता है आपको, लेकिन ये रियलिटी है, ठीक है। तो ये इस बात को हमने समझा, ठीक है। दो बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं। जब यहाँ टेबल और बुक वाली एग्जांपल आपको दी, दोनों को आपने धक्का मार रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है? लेकिन टेबल तो चल रहा है, लेकिन बुक जो उसके ऊपर है वो बिल्कुल स्टेशनरी पड़ी है। तो क्या वो बुक नहीं चलना चाहती? क्या उसमें मूवमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती? वो तो डिपेंड करता है तुम कितनी तेजी से धक्का मारते हो। अगर तुमने ज्यादा तेजी से धक्का मार दिया, ज्यादा एक्सेलरेशन दे दी उसको टेबल को, तो वो बुक पीछे की तरफ आएगी, बिल्कुल आएगी। आएगी तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां आएगी? उससे उल्टा, जहां उसकी इंटेंशन है जाने की, उससे उल्टा। इसलिए ये जो फ्रिक्शनल फोर्स ये वाली लगाई, ये बी की है, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक है, स्टैटिक। अभी वो हिली नहीं है। अगर वो बुक हिल जाए तो काइनेटिक, लेकिन अगर बुक नहीं हिल रही लेकिन हिलना चाहती है तो स्टैटिक। तो ये बात इस छोटी सी एग्जांपल से समझी, और बहुत बार एग्जांपल्स करेंगे ऐसी, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी चीज़ें हम बहुत सीखने वाले हैं। अब मैं एक बात आपको समझाता हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिससे आपको काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में एक बात बताऊंगा। स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ आप एक और बात समझेंगे। अभी इसमें मैं आपको क्या समझाने लगा हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं होती, याद रखो। ये स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं होती, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं होती। आओ मैं आपको समझाऊं। आपके रूम का फ्लोर, उसके ऊपर बहुत हैवी बॉक्स जो बड़ी मुश्किल से आपसे हिलता है लेकिन, ठीक है, बहुत कुछ पड़ा हुआ है इसके अंदर। तुम्हारी बुक्स पड़ी हैं बहुत सी जो तुम कभी नहीं पढ़े, इसलिए वो उसके बीच में पड़ी हैं, ठीक है। अब ये आ गया आपका बॉक्स। इसको मैंने, ध्यान देना प्लीज, मैंने इसको खींचा 10 न्यूटन के साथ। कितने न्यूटन के साथ? 10 न्यूटन के साथ। ये रहने दो, टन नहीं बोलता, 1 न्यूटन के साथ, ठीक है। थोड़ी थोड़ी फोर्स लेते हैं। 1 न्यूटन फोर्स के साथ खींच रहा हूं, बॉक्स नहीं हिला, बिल्कुल नहीं हिला। 1 न्यूटन फोर्स लगाई, बॉक्स नहीं हिला। क्या इंटरप्रेट किया मैंने? यार ये मेरी 1 न्यूटन फोर्स जो थी, ये तो कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाई, ये रेस्ट की चीज को तो मोशन में ला नहीं पाई। तो कोई एक फोर्स है जो इस 1 को न्यूट्रलाइज कर रही है, उसका नाम दिया मैंने यहां, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि हिला नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी वैल्यू?
1 न्यूटन, बिल्कुल 1 न्यूटन। ये इंटरेस्टिंग है ना, 1 न्यूटन। आप बोलोगे सर 1 न्यूटन, मैं करूंगा 5 न्यूटन नहीं हो सकती क्या? नहीं होती। जितनी मैं अप्लाई, जब तक बॉडी चलेगी नहीं तब तक सोचने वाली बात है। आप इसको कैसे लिख सकते हो 2 न्यूटन? अगर 2 न्यूटन लिखोगे तो नेट फोर्स कितनी आई? 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन आई तो ये तो बॉक्स इधर हिलना चाहिए था, फिर उल्टी डायरेक्शन में चलना चाहिए था। ऐसा होता है? एक हैवी बॉक्स को तुम 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, चल नहीं रहा, वो उल्टी डायरेक्शन में चल पड़े? ऐसा नहीं होता भाई, प्लेन सरफेस में रखा है। ठीक है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हुए यहां कि जिस समय मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाई तो फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी पिक्चर में है? स्टैटिक क्यों बोल रहा हूं? चल नहीं ना रही बॉडी, तो कितनी फोर्स पिक्चर में आई जो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इस पे लगी है? 1 न्यूटन। अब मैंने 2 न्यूटन किया, ये भी 2 न्यूटन, बॉक्स नहीं चला तो 2 न्यूटन होगा, 100% 2 न्यूटन होगा। हमें दिख तो ना रही है, ये कोई मेजर तो ना कर पा रहा है ये स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी लग रही है। हमारी कॉमन सेंस, हमारी नॉलेज बोल रही है, ये हमारा न्यूटन का लॉ बोल रहा है ये कि नेट फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो हो रही है। नेट फोर्स जीरो हो रही है, मैं तो लगा रहा हूं भाई 2, कहां गई 2 बाकी? वो कोई हिडन फोर्स उसको जीरो कर रही है, और जीरो कर रही है। ये नहीं सोचना कि वो परमानेंट एक फोर्स है, फिक्स फोर्स नहीं है वो। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कि वो फिक्स्ड नहीं है। उसकी वैल्यू ऐसा नहीं है कि 10 न्यूटन की, भाई इस पे 10 न्यूटन की फोर्स लगती है स्टैटिक। नो नो नो, तब तो गलत हो गया। तब तो मैं 1 न्यूटन लगाऊंगा तो इधर 10 न्यूटन लगेगा, 10 न्यूटन लगेगा तो नेट 9 हो गया, 9 हो गया तो ये उल्टा चलना चाहिए। ऐसा कभी होता नहीं है। तो हमने फिर क्या सीखा? देखो अब ध्यान से, फिर हमने सीखा कि हमने इस पे फोर्स लगाई कितनी? हमने फोर्स लगाई मान लो 5, 6, 7, ऐसा होता गया, बराबर होता गया। ठीक है, फिर मैंने फोर्स लगाई 15 न्यूटन, ऐसे बढ़ता गया, 15 न्यूटन लगाई। ठीक है, 15 न्यूटन लगाई, ये स्टैटिक फोर्स मुझे कितनी मिली? अभी भी बॉक्स नहीं चला तो स्टैटिक फोर्स कितनी लगी? स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी लगी? 15 न्यूटन। लेकिन अब ये लिमिटिंग था, अब इसके ऊपर जस्ट मैंने 15.1 न्यूटन फोर्स लगाई तो ये बॉक्स हिला। तो मैं क्या बोलूंगा? दिस 15 न्यूटन इज, ये जो 15 न्यूटन है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसलिए हम स्टैटिक फ्रिक्शन में ये वैल्यू कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि भाई मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ये कितनी देगा। कभी तुम्हें कोई बोले कि भाई बता, ये बॉक्स और ये टेबल पड़ा हुआ है, इसका म्यू दे दिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको मैं बताऊंगा अभी, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया, बता इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है। बोलना भाई स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं मैं बता सकता कितनी है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो डिपेंड करती है कि तुमने अप्लाइड फोर्स कितनी रखी है। हाँ, मैं मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें जरूर बता सकता हूं कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इसके बीच में कितनी है। दैट विल बी इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एन इज द नॉर्मल रिएक्शन। मैंने आपको बोला था जब हम नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करते थे पिछले चैप्टर के अंदर, तो मैं आपको बोलता था ये फ्रिक्शन में पिक्चर में आएगा, तो ये लो आ गया। जब कैलकुलेट करेंगे और मजा आएगा, तब समझ ज्यादा आता है जब कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है। तो अभी ये जो एग्जांपल मैंने आपको समझाई, इसके अंदर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी थी? 15 न्यूटन। दिस इज 15 न्यूटन। तो 15 न्यूटन अगर मैक्सिमम थी तो मैंने वो अब ये तो हमने एक एग्जांपल से समझा। एक्चुअली अगर मुझे कभी कैलकुलेट करना हो, ये भाई एक बहुत बड़ा बॉक्स है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस का और इस बॉक्स का मुझे एक स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया होगा, मान लो 0.2 न्यूटन, सॉरी 2 न्यूटन नहीं 0.2। अगर ये 0.2 मुझे वैल्यू दी होगी इसकी, तो इधर से मैं मैक्सिमम निकाल सकता हूं म्यू एस इंटू एन करके। एन कैसे निकलेगा? देखो ये बॉक्स पड़ा हुआ है, मुझे मालूम है इसका एम जी कितना लग रहा है यहां, इसका जितना वेट होगा मान लो 5 kg या 50 kg ले लो, 50 मैंने बोला था बहुत हैवी है, तो एम जी इसका कितना हुआ? 500 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन कितनी हुई? 500 न्यूटन। कितनी हुई? 500 न्यूटन। तो 500 इंटू 0.2, क्योंकि इधर वर्टिकल मोशन नहीं है तो नेट फोर्स जीरो होगी ना। तो अगर नीचे एम जी लग रहा है तो ऊपर एन कितना हो गया? 500 न्यूटन। तो 500 न्यूटन, तो 500 इंटू 0.2, 500 इंटू 0.2 कितना होता है? 500 इंटू 0.2 इज 100। ठीक है, 500 इंटू 0.2 इज 100। तो 100 इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगी कि 100 के ऊपर जाओगे तो बॉक्स चलेगा, और चलेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए दूसरा कोफिशिएंट होता है क्या? म्यू के। उससे क्या मिलती है आपको? काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज फिक्स्ड। जब एक बार बॉक्स चल पड़ा, चाहे उसकी वेलोसिटी 0.0001 मीटर पर सेकेंड ही क्यों नहीं है, लेकिन अगर वो चल पड़ा तो स्टैटिक फ्रिक्शन पिक्चर में नहीं आएगी। कौन आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगी। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के इंटू एन, वो म्यू एस इंटू एन, ये म्यू के इंटू एन। जब हम कैलकुलेशंस करेंगे आपको क्लैरिटी और ज्यादा आएगी। एक और बात बताता हूं, एक बात क्या बताने लगा हूं अब मैं आपको,
एक ग्राफ ड्रॉ करके देने लगा हूं, किसका किसका, ध्यान देना प्लीज, इंटरेस्टिंग चीज है ये। अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स, FR लिख देता हूं, वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स। क्या देखा मैंने, कोई एक एग्जांपल देता हूं, पहले आपको साइड पे लिखता हूं वो एग्जांपल। क्या, जीरो अप्लाइड फोर्स, जीरो फ्रिक्शन, जीरो फ्रिक्शनल फोर्स, 1। एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठहरो। ये है नॉर्मल रिएक्शन है किसी चीज का 50 न्यूटन, उसका म्यू एस है पॉइंट 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 4 न्यूटन, सॉरी न्यूटन नहीं लगाते इसके साथ, म्यू के है, ध्यान देना प्लीज, वो इससे थोड़ा कम होता है, ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया, इस पर कोई लॉजिक आपको नहीं जरूरत है, ठीक है। 0.35 न्यूटन, न्यूटन नहीं बोलना है, सॉरी, ठीक है। म्यू के म्यू एस, ये आ गया। अब इसका मैं आपको बताता हूं इसको क्या मतलब हुआ। नॉर्मल रिएक्शन इतनी, मैं इधर से क्या कैलकुलेट कर लूंगा, एफएस मैक्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज होती रहती है, सॉरी, और उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू एस इंटू एन, तो 20 न्यूटन हो गया। 0.4 इंटू 50, ठीक है, 0.4 इंटू 50 कितना हो गया, 20 न्यूटन। तो म्यू, सॉरी, एफ के कितना हो गया वो भी बताता हूं आपको, एफ के कितना हो गया, 0.35 इंटू 50 इक्वल टू 17.5 न्यूटन। अभी मैं आपको ये बात अब समझाता हूं, अब यहां टेबल बना के देता हूं आपको एक छोटा सा, वहां देखो इसको, फिर मैं आपको ग्राफ बना के दूंगा। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 5 पे 5, 10 पे 10, देख लो नेट फोर्स 0 रह रही है ना, चल नहीं रही बॉडी। बॉडी कब चलेगी, जब तुम 20 के ऊपर जाओगे। 15 पे 15, 20 पे 20, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली आपको, 20 पे 20, अब 21 पे, अब बॉडी चल पड़ी 21 पे। तुम्हें कैसे पता चल पड़ी बॉडी, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितनी थी, ये तो स्टैटिक कितनी लगा सकती है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे को अपोज कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा इतना अपोज कर सकती है। 1 को भी उसने अपोज किया, 2 को भी उसने अपोज किया, 5 को भी किया, 10 को भी किया, 10 पे 10 बनाया, 15 पे 15 बनाया, 20 पे 20 बनाया, लेकिन 20 से ज्यादा उसकी हैसियत नहीं है बनाने की ओर। इसलिए जब 21 हुआ तो बॉडी चल पड़ी, बॉडी चल पड़ी तो 17.5 पिक्चर में आएगा, तब फ्रिक्शन कम हो जाती है जैसे ही बॉडी चल पड़ती है, इसलिए इसकी डायग्राम ऐसी बनेगी, ध्यान देना। ये स्टैटिक फ्रिक्शन का ग्राफ, और ये मैक्सिमम आ गई, दिस इज एफएस मैक्स। यहां क्या लिखोगे आप, एफएस मैक्स जरूर लिखना चाहिए, सिर्फ एफएस लिखने से काम नहीं चलेगा। एफएस तो ये सारे एफएस हैं, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, 7 पे 7, 10 पे 10, 15 पे 15, 20 पे 20, तो ये एफएस मैक्स आ गया जो 20 था। और फिर उसके बाद जस्ट ऐसे नीचे करके दिखाओ, थोड़ा नीचे जाता है ये अब कांस्टेंट, अब तुम जितनी मर्जी, अब तुमने 100 न्यूटन फोर्स लगा दी तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी आए, सॉरी फ्रिक्शन कितनी आएगी, 17.9, 17.5, वो 17.5 ही आएगी। इसलिए इसका कर्व ऐसा बनता है। यहां पे तुम इसको ऐसे करके बनाओगे, ऐसे करके, जिसको क्या बोलोगे, एफ के। एफ के कैसे निकाला, सब समझा दिया तुम्हें, ये अभी थ्योरेटिकली चल रहा है। अभी मैं न्यूमेरिकल पे आऊंगा, इसकी खोल के रख दूंगा, एक एक चीज इसमें क्लियर कर दूंगा तुम्हें, पूरा पूरा क्लियर कर दूंगा कि किस तरह बेसिक आइडिया देने में। हाँ, डिफिकल्ट कर देते हैं जब वो प्रॉब्लम, तो फिर ऑब्वियसली उसको समझने में थोड़ी मुश्किल तो आती है, लेकिन बेसिक मेरा कभी वीक नहीं रहना चाहिए। बेसिक वीक रह गया फिर तो मैं क्वेश्चन कर ही नहीं सकता ना। अब सारी कहानी ये है कि कोई तुम्हें बाई चांस पूछे, मैं तुम्हें बोल रहा हूं तुम्हारे रूम में एक बॉक्स पड़ा है, उसके ऊपर फ्लोर के ऊपर पड़ा है, फ्लोर जैसा मर्जी हो, ठीक है, मैं तुम्हें बोलूं कि बता यार इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है इस समय, ठीक है, तुमने पहली बात बोलनी है भाई स्टैटिक फ्रिक्शन तो मैं जितनी फोर्स लगाऊंगा उतनी होगी पहले पहले, जब तक ये बॉडी चलेगी नहीं। तो तेरा क्वेश्चन गलत है भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी होगी ऐसे कोई बता नहीं सकता। हाँ, उसने तेरे को म्यूएस भी दे दिया, 0.2, तेरे को वेट भी मालूम है बॉक्स का, तेरे को बोला स्टैटिक फ्रिक्शन बता कितनी है, ठीक है, तो तुमने बोलना स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल चीज़ है, सेल्फ एडजस्टिंग है, ठीक है, वो खुद को खुद एडजस्ट करती है, इसलिए तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं पता चल सकती ऐसे। हाँ, मैं तुम्हें मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जरूर बता सकता हूँ, कैसे, म्यू इंटू एन कैलकुलेट, म्यू एस की वैल्यू तुम्हें मालूम है,
ठीक है, म्यू एस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा एन के साथ, तो मुझे अभी मैंने जैसे बताया आपको, तो मैं तुझे मैक्सिमम वैल्यू दे सकता हूं। तू बोलेगा स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है, एक वैल्यू दे, तो वो वैल्यू एक नहीं है, वो फिर पूरा एक क्वेश्चन बनेगा जिसमें वो बोलेगा अगर मैंने अप्लाइड फोर्स इतनी है तो ये आंसर वो करूंगा मैं। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरह से आएगा। जब बॉडी चलेगी, चाहे वो जितनी मर्जी स्पीड पे चले, चाहे कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ हद तक अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करेगी। तो ये कहानी है इसकी, जिसको आपको याद रखना है और जिसको समझना है। मैं लेकिन बड़ी बार इस सब चीज़ पे आने वाला हूँ, इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।